हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कर रहे थे, पूर्ति की उदाहरणा, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने पूर्ति को जो टॉपिक शुरू किया था, उसके अंदर जो पहला हमारा जो हेडिंग थी वो थी पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। जैसे वही उसकी तरह ही है, जैसे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व लिखे थे, इसी प्रकार पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ना चाहते हैं हम, और उस पर चर्चा करेंगे कि पूर्ति प्रभावित कैसे होती है। एक उत्पादक पूर्ति को बढ़ा देता है, पूर्ति को घटा देता है, वो कैसे होता है, उसका रीजन क्या होता है। और उससे पहले हमने पूर्ति और स्टॉक में भी अंतर पढ़ चुके हैं। तो देखो, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व में पहला तत्व हम कर चुके हैं, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। जब वस्तु की कीमतें बढ़ती है, जब वस्तु की कीमतें बढ़ती है तो उत्पादक को लाभ होता है, और जब उत्पादक को लाभ होता है तो उत्पादक इससे क्या होता है, प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, और प्रेरित होकर वो क्या करता है, और ज्यादा पूर्ति करता है, और ज्यादा उत्पादन करता है, क्योंकि उसको अधिकतम लाभ की प्राप्त करना होता है। ठीक है, इसका मतलब कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, और जब कीमत कम हो जाती है तो उत्पादक को हानि होती है, और उसको हानि होगी तो वो क्या करेगा, उत्पादन को कम करेगा। इसका मतलब कीमत घटने पर पूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, तो प्रभावित हो रही है ना। दूसरी हमने पढ़ी थी संबंधित वस्तु। क्या पढ़ी थी? संबंधित वस्तु की कीमतें। इसके अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। संबंधित वस्तु की कीमतों में भी जो संबंधित वस्तु दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक तो होती है स्थानापन्न वस्तु, और एक होती है पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु वो होती है जिनको एक के स्थान पर दूसरे का यूज किया जाता है, संतुष्टि समान रहती है। पूरक वस्तु वो होती है जो दोनों का साथ उपयोग किया जाता है। उसमें अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है या परिवर्तन होती है तो दूसरे की पूर्ति भी क्या होती है, प्रभावित होती है। इस चीज को हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर का जो तत्व आता है प्रभावित करने में, वो आता है तकनीक। तकनीकी या प्रौद्योगिकी। चलो, एक ही बात होता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं आधुनिकीकरण, यंत्रीकरण। आधुनिकीकरण, इसको सिंपल लाइन में लिख देते हैं हम। जो यंत्रीकरण होता है, आधुनिकीकरण होता है, नए नए जो आविष्कार होते हैं, उससे नई नई जो मशीनें आती है। ध्यान से देखो, तकनीकी परिवर्तन होने से भी क्या होता है, पूर्ति में परिवर्तन होता है, यानी पूर्ति को प्रभावित होती है। कैसे होती है? जैसे प्राचीन काल में हम अगर पुरानी मशीनों से उत्पादन कर रहे होते हैं, जैसे पहले अब खेती करते थे, उसके बाद जो फर्मों में काम करते थे, वो क्या हाथों से किया जाता था। जब जैसे हम स्वेटर बनते थे, स्वेटर हाथों से बनाई जाती थी, तो 10-15 दिनों के बाद एक स्वेटर बनाई जाती थी। नई नई जब तकनीक आई, आधुनिकीकरण आ गया, नई नई मशीनें आ गई, इसके अंदर देखो एक दिन में हजारों स्वेटर बना सकते हैं हम। तो देखो, पूर्ति बढ़ी या नहीं बढ़ी? भी जब नया आविष्कार हुआ, नए आविष्कार हुए, बड़ी बड़ी मशीनें आई, नई नई तकनीक आई, उसके द्वारा क्या होगी, हमारी पूर्ति बढ़ चुकी है, पूर्ति बढ़ जाती है। इसका मतलब पूर्ति प्रभावित हो रही है, नहीं हो रही? नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ये सभी क्या करते हैं, पूर्ति को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? पूर्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था आपको, जैसे स्वेटर बनाने में 10-15 दिन लगते थे, कितनी कम पूर्ति थी, बहुत कम थी, लेकिन अब हजारों बना देते हैं एक दिन के अंदर। हजारों लाखों के अंदर एक दिन के अंदर हम क्या करते हैं, पूर्ति का उत्पादन, यानी स्वेटर का उत्पादन कर लेते हैं। तो ये क्या है, पूर्ति बढ़ी है, यानी तकनीक के कारण भी क्या होती है, पूर्ति परिवर्तन हो जाती है। अगर वहीं पर हम नए पुरानी मशीनें ले आए तो पूर्ति कम हो जाएगी, अगर नए आविष्कार के अनुसार मशीनें लिए तो पूर्ति बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बढ़े, तो 4 नंबर का आपका तत्व है, वो आप कर सकते हो, जैसे विशेष अवसर ले सकते हो, विशेष अवसर। देखो, विशेष अवसर क्या है? कोई विशेष जैसे मान लो हमारा भारत है, वो त्योहारों का देश है। त्योहार बहुत मनाए जाते हैं हमारे इंडिया में, बहुत ज्यादा त्योहार, जैन का, बौद्ध का, हिंदुओं का, सबका, सिखों का, सबका त्योहार मनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, दीपावली है। इस विशेष अवसर के दौरान मिठाई की बहुत ज्यादा मांग होती है। मिठाइयों की क्या होती है, मांग होती है, नहीं होती, डिमांड होती है ना मिठाइयों की। और इसके कारण क्या होता है, उत्पादक को लाभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उत्पादक को पता होता है भी इस, आपने कभी देखा होगा, जब दीपावली आनी होती है उससे पहले ही जैसे रेडिया वगैरह, दुकानों वगैरह को मिठाइयों से भर लेते हैं। इसका मतलब उसका उत्पादन बढ़ा दिया जाता है। क्या क्या कहते हैं, उत्पादन बढ़ा दिया जाता है, पूर्ति बढ़ा दी जाती है।
क्यों? क्योंकि उत्पादक को पता है मेरी टोटल वस्तु बिक जाएगी, ये एक विशेष अवसर है जिसके अंदर मेरी सभी वस्तु, जिस चीज का मैंने उत्पादन किया वो सारी बिक जाएगी, ठीक है। और इससे उत्पादक को क्या होता है? लाभ होता है, उत्पादक को लाभ होता है। इसका मतलब वो लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कर देता है? विशेष अवसर पर वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ा देता है। इस चीज को आप देख सकते हो, दीपावली के टाइम देखो सभी दुकानें सज जाती है, फिर हर प्रकार की नई नई मिठाइयाँ लाई जाती है। इसका रीजन यही होता है कि उसको पता होता है भी ये विशेष अवसर आ रहा है जिसके ऊपर उसकी टोटल जो वस्तु है वो बिक जाएगी और उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। तो पूर्ति तो परिवर्तन हो रही है ना, पूर्ति तो बढ़ा रहा है वो, ठीक है। तो विशेष अवसर के कारण भी क्या होती है? पूर्ति परिवर्तन होती है, यानी पूर्ति कम या ज्यादा हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें परिवहन की। देखो परिवहन के कारण भी क्या होता है? पूर्ति कम ज्यादा होती है। देखो मान लेते हैं, हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आज आप यहाँ पर किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, ठीक है, और वो वस्तु आपकी यहाँ नहीं बिकती, यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर कोई बाजार है वहां पर बिकती है। अब मेरे को ये सुनो कि जब आप यहाँ उत्पादन करोगे फिर 150 किलोमीटर उसको परिवहन से लेके जाओगे तो उससे क्या होगा? आपकी लागतें बढ़ेगी, क्योंकि परिवहन लागतें बढ़ेगी, जो डीजल खर्च होगा, जो आपको साधन चाहिए, उसके बाद आपको एक ड्राइवर चाहिए, तो कितनी लागत होगी? बहुत ज्यादा लागत होगी। और लागत होने के कारण आप क्या करोगे? पूर्ति कम करोगे, कम से कम करोगे, फिर वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। यदि आपको ऐसा हो भी यहीं आपने उत्पादन किया, यही वस्तु बेच रहे हो, इसका मतलब परिवहन लागतें आपकी बच जाती है, यानी लागत क्या हो जाती है? कम हो जाती है और आपका लाभ बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ज्यादा उत्पादन करोगे, ज्यादा पूर्ति को बढ़ाओगे। यानी परिवहन की गुणवत्ता के कारण भी क्या होता है? ये पूर्ति कम ज्यादा होती है। उसके बाद हम देख सकते हैं जो हमारे साधन है उसकी गुणवत्ता के कारण भी पूर्ति कम ज्यादा होती है। गुणवत्ता, गुणवत्ता जैसे मान लेते हैं कोई अपने कच्चा माल भी ले सकते हैं। एक आपको अलग सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं, जैसे श्रमिक है, श्रमिक है, अगर वो एक गुणवत्तापूर्ण है, गुणवत्ता जानते हो, उसमें गुण है, यानी वो मशीन को चलाना जानता है, उत्पादन करना जानता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब वो उत्पादन मशीन को चलाएगा तो उत्पादन अच्छा होगा ना, उत्पादन बढ़ेगा। अगर एक मेरे जैसे को ले जाए जिसको मशीन चलानी ना आए, उसको पता ही ना हो उत्पादन होगा कैसे, किस प्रकार चलेगा, अगर उसमें कोई खराबी आ जाए तो उसको कैसे सही किया जाएगा, नहीं पता होगा तो मैं तो मशीन में उल्टी का जो उत्पादन हो रहा है उसको ही कम कर दूंगा। इसका मतलब इससे उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होता नहीं होता? एक तो एक विशिष्ट व्यक्ति हो जिसको कंप्लीट उत्पादन का ज्ञान हो, वो तो अच्छा उत्पादन कर पाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान ही ना हो, पता ही नहीं हो भी उत्पादन होगा कैसे, कैसे मशीनें चलाई जाती है, वो तो क्या करेगा? वो तो जो उत्पादन हो रहा है उसको ही कम कर देगा, यानी पूर्ति कम हो जाएगी। और बात करें जैसे कच्चे माल की बात करें, अगर आपको कच्चा माल उच्च स्तर का मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो उससे वस्तुओं की ज्यादा उत्पादन होगी। अगर कच्चा माल घटिया स्तर का है, अच्छा नहीं है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, तो उत्पादन होगा वो भी कम होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है साधनों की गुणवत्ता के कारण भी पूर्ति क्या हो जाती है? कम ज्यादा होती है। ये थे आपके पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। उसके अंदर आपने क्या पढ़ा? वस्तु की कीमत पढ़ी, आपने संबंधित वस्तु की कीमत पढ़ी, ठीक है, आपने तकनीक प्रौद्योगिकी पढ़ी, यानी जो आधुनिकीकरण उसको पढ़ा, आपने परिवहन पढ़ा, आपने साधन पढ़े, आपने विशेष अवसर की बात कही, यानी इसके कारण पूर्ति क्या हो जाती है? कम ज्यादा हो जाती है। यानी उत्पादक पूर्ति को घटा भी देता है और बढ़ा भी देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका पूर्ति का नियम, इसको ध्यान से देख लो। पूर्ति का नियम, यानी हम पूर्ति के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूर्ति का नियम क्या है? जैसे हमने मांग का नियम पढ़ा था ना, याद है क्या आपके? अन्य बातें स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मांग घट जाती है, कीमत घट जाती है, मांग बढ़ जाती है, उसे मांग का नियम कहते हैं। यहाँ पर ही आपको ऐसे ही पूर्ति का नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पूर्ति का नियम। और जो पूर्ति का नियम है वो आपको बताता क्या है? वो आपको सप्लाई यानी पूर्ति और कीमत के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। जैसे एक्स वस्तु की सप्लाई है, एक्स वस्तु की कीमत है, उसके मध्य फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। ये ध्यान रखना, ये सूत्र है, इसके आधार पर हम परिभाषा बनाने वाले हैं। ये जो पूर्ति है और जो वस्तु की कीमत है, इन दोनों के बीच फलनात्मक संबंध होता है। एफ जो आप लेते हैं वो फलनात्मक संबंध के रूप में लेते हैं। जैसे जब वस्तु की
कीमत बढ़ जाती है, मेरे को बात सुनो, इसमें भी अन्य बातें स्थिर रहती है। अन्य बातें क्या रहती है कि जैसे तकनीकी स्थिर रहती है, जैसे विशेष अवसर की बात होती है, जैसे आपकी परिवहन है, संबंधित वस्तु कीमतें, जैसे हमने मांग में कहा था ना अन्य बातें स्थिर रहने पर, यहाँ पर यही कहोगे अन्य जितनी बातें वो स्थिर रहेगी, सिर्फ वस्तु की कीमत ही बढ़ेगी। ठीक है, जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो एक उत्पादक को क्या होगा, लाभ होगा। लाभ होगा तो वह उस वस्तु की, वह यानी उत्पादक लिख देता हूं यहाँ पर, उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देता है। तो कीमत बढ़ रही है, पूर्ति बढ़ रही है, ठीक है। और जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उत्पादक उस वस्तु की, क्योंकि उसको लाभ नहीं होगा, कीमत कम हो गई, तो पूर्ति को क्या कर देगा, घटा देगा या कम कर देगा, कम कर देता है। देखो क्या हुआ, कीमत बढ़ रही है, पूर्ति बढ़ रही है, कीमत कम हो रही है, पूर्ति भी कम हो रही है। इसका मतलब इसमें जो संबंध होता है पूर्ति व कीमत में जो संबंध होता है वो कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, आप कह सकते हो प्रत्यक्ष संबंध होता है। देखो आपने जो कीमत और मांग में किया था वो विपरीत संबंध किया था, प्रतिलोम संबंध किया था, उल्टा संबंध किया था, पढ़ा था ना हमने। लेकिन यहाँ पर सीधा संबंध है, वहां पर तो एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, यहाँ पर दोनों ही बढ़ेंगे। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी, यानी ये सीधा संबंध है। इसको ही क्या बोलते हैं, पूर्ति का नियम कहते हैं। बस इसी संबंध को क्या बोलते हैं, पूर्ति का नियम। जो ये संबंध है ना, बढ़ने पर बढ़ जाती है, कम होने पर कम हो जाती है, इस संबंध को ही बोलते हैं पूर्ति का नियम। बात समझ रहे हो। और इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले इसको देख लो, आप इससे आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। भी आपको ये होता ना चाहिए फलनात्मक संबंध होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इससे हटकर चर्चा कर देता हूँ, तो बार बार जब भी आपको मिले तो आपको पता चल जाए भी हो हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो जो चीज ब्रैकेट के अंदर होती है, इसको ही लेके चलते हैं, वो होती है स्वतंत्र चर। ध्यान रखना क्या होती है, स्वतंत्र चर। ये बात याद रखना, कभी भी कोई भी अगर आप ऐसे खुद बना सकते हो आप, जैसे मैं आपको प्रयोगिता की बात करूंगा तो आप खुद बना सकते हो उसका, ऐसा सूत्र बना सकते हो आप। कैसे, जो अंदर होता है वो होता है स्वतंत्र चर, और जो इसके बाहर होता है वो होता है आश्रित चर, आश्रित या परतंत्र कह सकते हो। और ये बताता है आपका फलनात्मक संबंध को। देखो अब मेरे को इस सूत्र, इसको परिभाषा को पढ़कर बताओ, इसमें स्वतंत्र चर कौन है, यानी जो पहले परिवर्तन। देखो पूर्ति खुद परिवर्तन नहीं हो रही, पूर्ति को कौन परिवर्तन कर रहा है, वस्तु की कीमत परिवर्तन कर रही है। पहले तो कीमत स्थिर थी तो पूर्ति तो स्थिर ही रहेगी। पूर्ति क्यों बढ़ी, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ गई। पूर्ति क्यों घटी, क्योंकि वस्तु की कीमत कम हो गई। इसका मतलब पूर्ति को प्रभावित कौन कर रहा है, कीमत। यानी पूर्ति तो आश्रित है कीमत पर, पूर्ति तो आश्रित है कीमत पर। इसका मतलब स्वतंत्र चर कौन हुआ, कीमत। यानी एक बात अपने दिमाग में डाल लेना, जो पहले परिवर्तन होता है उसको तो कहते हैं स्वतंत्र चर, जो व्यक्त में आएगा। और उससे जो अन्य कोई और परिवर्तन हो रहा है उसे कहते हैं आश्रित चर, जो से बाहर आएगा। बात समझे ना। इसके अंदर आपको परिभाषा से स्पष्ट करना है। तो स्वतंत्र कौन है, स्वतंत्र तो पहले कीमत परिवर्तन हो रही है, कीमत स्वतंत्र चर है। और कीमत पर आश्रित कौन है, पूर्ति। अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, अगर कीमत घटेगी तो पूर्ति घटेगी, वरना पूर्ति क्यों घट बढ़ रही है, कीमत के कारण घट बढ़ रही है। तो इसी कारण कीमत एक स्वतंत्र चर है, ये पहले परिवर्तन होता है, और पूर्ति है वो आश्रित या परतंत्र चर है। इसको आप कहीं भी लिखना जैसे मैं मांग का लिख देता हूं F बराबर P, इसके अंदर यही बता था हमने कि जो कीमत है वो स्वतंत्र चर, कीमत बढ़ी तो मांग कम हुई, इसको डिमांड में डी ले लेता हूं, और कीमत घटी तो मांग बढ़ी। यानी मांग कम ज्यादा क्यों हो रही है, कीमत के कारण। इसका मतलब जो पहले परिवर्तन होता है वो ब्रैकेट में लिख देंगे, जो बाद में परिवर्तन होता है उसको बाहर लिख देंगे, वो आश्रित चर होता है। ठीक है,
तो इसका मतलब इसके अंदर आपसे ऐसा देखकर पूछे इसमें स्वतंत्र चर कौन है, तो आप कहोगे वस्तु की कीमत। इसमें परतंत्र कौन है, वस्तु की मात्रा या वस्तु की पूर्ति। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पूर्ति है वो कीमत पर आश्रित है, कीमत परिवर्तन होगी तो पूर्ति परिवर्तन होगी, वरना पूर्ति परिवर्तन नहीं होगी। तो ये आपको पूर्ति का नियम समझ आ गया और ये आपको सूत्र भी समझ आ गया। कहीं भी लगाओगे, कैसे भी लगाओगे, आप लगा सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर खुद भी करोगे ना, किसी के जो परिभाषा डालना चाहते हो, तो आपको तो ये देखना है इसमें स्वतंत्र चर कौन सा है और परतंत्र या आश्रित चर कौन सा है। जो स्वतंत्र है उसको ब्रैकेट में लिख दो, जो आश्रित है उसको बाहर लिख दो। ठीक है, इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उत्पादक वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देता है। जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति को कम कर देता है। यानी ये जो प्रत्यक्ष या सीधा संबंध होता है इसको बोलते हैं पूर्ति का नियम। इसके आधार पर एक डायग्राम बना देता हूँ आपको। अब तो डायग्राम बनाना बिल्कुल ही सिंपल हो गया। कैसे, देखो, ये है आपके पास, ये कीमत P थी, पूर्ति कितनी थी, S के बराबर थी। अब कहता है पूर्ति बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ जाती है, तो कीमत बढ़कर P1 होगी, तो पूर्ति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पूर्ति S1 होगी। अगर कीमत घट जाती है, P2 हो जाती है, तो पूर्ति भी क्या हो जाती है, घट जाती है, S2 हो जाती है। यानी ये जो सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ति का नियम कहते हैं। इसके आधार पर अगर मैं आपको डायग्राम लगाऊं तो ये आपका डायग्राम तैयार हो जाएगा। ये आपका पूर्ति वक्र है, यानी सीधा संबंध है। और पूर्ति वक्र कैसा होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक। ठीक है, क्योंकि सीधा या प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये पूर्ति वक्र और कुछ नहीं है, पूर्ति का नियम है। ये पूर्ति का तो छोटा सूत्र आपको फलनात्मक संबंध बता चुका हूं मैं, क्योंकि पूर्ति का नियम आपको क्या बताता है, कीमत और पूर्ति में फलनात्मक संबंध को बताता है। और जो कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष या सीधा संबंध है। ये प्रश्न आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मांग और कीमत में कैसा संबंध है, आपने कहा था विपरीत या प्रतिलोम संबंध है। अब यहाँ पूछूं पूर्ति के नियम में कैसा संबंध है, यानी कैसा फलनात्मक संबंध है कीमत और पूर्ति में, तो आप कहोगे जी सीधा या प्रत्यक्ष संबंध या धनात्मक संबंध है। या आप कहोगे एक ही दिशा में, एक ही दिशा का संबंध है। देखो एक ही दिशा है ना, कीमत भी बढ़ रही है, पूर्ति बढ़ रही है, दिशा एक ही है। कीमत भी घट रही है, पूर्ति भी घट रही है, दिशा एक ही है, यानी उल्टी दिशा नहीं है, सेम ही दिशा में दोनों चलते हैं। ठीक है, ये पूर्ति का नियम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है पूर्ति के नियम की मान्यताएं। देखो आपने पूर्ति का नियम तो पढ़ा, वो पूर्ति का नियम लागू कब होता है, ये ऐसी कौन सी मान्यता मैंने आपको बताई थी जो आवश्यक बातें होती है। क्या होती है, जो आवश्यक बातें होती है। इसके बिना पूर्ति का नियम लागू हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये बातें तो हमें चाहिए। और ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है आपका। मैंने यहाँ प्रश्न लिखा पूर्ति की मान्यताओं को स्पष्ट करो या पूर्ति की मान्यताओं को बताओ संक्षिप्त रूप से। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका। कैसे प्रश्न है, क्योंकि आपने पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व पढ़े थे ना। आपको करना क्या है, अरे पूर्ति के नियम में मैंने आपको ये लिखा था, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, वस्तु की कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। यानी हमने पूर्ति को प्रभावित करने वाला जो तत्व था उसके अंदर पहला था वस्तु की कीमत। उसके अलावा जो तत्व है, जैसे कैसा, तकनीक है, जैसे जो उत्पादक है उसकी रुचि है, पसंद है, जैसे विशेष अवसर की बात करते हैं या जो परिवहन से संबंधित है, जैसे साधनों से संबंधित साधनों की गुणवत्ता की बात की थी हमने। इन सभी बातों को क्या रखना है, स्थिर रखना है। ये है पूर्ति की मान्यता और कुछ भी नहीं है। जैसे आपने प्रभावित करने वाले तत्वों में जो वस्तु की कीमत पड़ी थी ना, सिर्फ उसको ही कम ज्यादा करना है, अन्य सभी बातों को, तभी तो मैं नियम के साथ लिखता हूं ना, अन्य सभी बातों को स्थिर मानते हुए जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति बढ़ जाती है, और जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी पूर्ति घट जाती है।
अन्य सभी बातें होती है वो पूर्ति की मान्यता है। आप कहोगे संबंधित वस्तु, एक और पढ़ा था ना इसमें, संबंधित वस्तु। संबंधित वस्तु की जो कीमत होती है वो भी क्या रहे, स्थिर रहे। यानी अन्य सभी बातों को आपको क्या रखना है, स्थिर रखना है। तकनीक स्थिर रहे, प्रौद्योगिकी स्थिर रहे, तो क्योंकि उत्पादक की अगर रुचि परिवर्तन हो जाए तो भी वो पूर्ति कम ज्यादा कर देगा। यानी रुचि भी परिवर्तन ना हो, उसकी पसंद भी परिवर्तन ना हो, ठीक है। संबंधित वस्तु की कीमत भी परिवर्तन ना हो, जो साधन की लागत है उसमें भी कोई परिवर्तन ना हो, जो मजदूरी पहले उतनी मजदूरी हो, गुणवत्ता में भी परिवर्तन ना हो, ठीक है। जो साधनों की गुणवत्ता है उसमें परिवर्तन हो, परिवहन की लागतों में परिवर्तन ना हो, ठीक है। उत्पादक की रुचि पसंद तकनीक आ गई, ये सभी स्थिर रहेंगे तो परिवर्तन किसमें होगा, पूर्ति के नियम में सिर्फ कीमत में परिवर्तन होगा। किसमें होगा, कीमत में परिवर्तन। अरे वही मांग वाली है, सेम ही मांग के अंदर ही कहा था अन्य सभी बातों को स्थिर रखना है, सिर्फ वस्तु की कीमत परिवर्तन करनी है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अन्य सभी बातों को स्थिर रखना है और सिर्फ किसको परिवर्तन करना है, कीमत को। इन बातों को स्थिर रखोगे, ये तो है पूर्ति की मान्यताएं, और ये है पूर्ति जिस पर चलती है कीमत और पूर्ति में परिणात्मक संबंध। कितना सिंपल है देखो, यानी पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व वही लिखने हैं यहाँ पर, वो भी हेडिंग लिखनी है, सिर्फ संबंधित वस्तु कीमतें स्थिर रहे, तकनीक प्रौद्योगिकी स्थिर रहे, उत्पादक की रुचि पसंद स्थिर रहे, उसके बाद परिवहन के जो लागत है वो स्थिर रहे, साधनों की गुणवत्ता स्थिर रहे, साधनों की लागत स्थिर रहे, यानी सबको स्थिर कर दो, ठीक है। वो तो की मान्यता है, और एक को परिवर्तन कर दो, वो हो गया पूर्ति का नियम। बिल्कुल तो सिंपल है, समझ ना बात, बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो इसको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखो हम इस प्रकार पढ़ेंगे ताकि एक से हम ज्यादा कर लें, ताकि हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े, अपने मार्क्स भी अच्छे आए, सबसे ज्यादा आए, और बढ़िया तरीके से हम कवर भी कर लें, ताकि जिंदगी में आगे भी हमारे काम आए। अगर जब आप इकोनॉमिक्स रखते हो या कोई एग्जाम देते हो कंपटीशन का, तो उसके अंदर भी आपके काम आनी चाहिए बातें। फिर इसका मतलब हम एक लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ +2 पास करनी है आपको ऐसा भी करना है +2 के साथ साथ अन्य जो आगे भी, जैसे आजकल वैसे कंपटीशन का टाइम है भी, तो उसके अंदर भी हमें इसके अंदर फर्स्ट आना है, उसके अंदर भी हमें अच्छे मार्क्स लेके जाने हैं। तो आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ते हैं। पूर्ति के नियम लागू होने के कारण, कि पूर्ति का नियम लागू क्यों होता है या क्रियाशील क्यों होता है, क्यों लागू होता है, किसके कारण होता है। देखो लागू होता है, पहला कारण तो ये है जो आप पढ़ चुके हो, अरे वही बात रिपीट कर रहे हैं हम, कोई ज्यादा अलग नहीं है। क्या पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो एक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए पूर्ति को बढ़ा देता है। पहला कारण तो यही है। अगर मैं यहाँ उसका उल्टा लिख दूँ कि जब वस्तु की कीमत कम होती है कोई, तो एक उत्पादक पूर्ति को क्या कर देता है, कम कर देता है। एक उत्पादक पूर्ति को कम कर देता है, बस पहला कारण तो यही है, लाभ का कारण है। क्योंकि मेन जो उत्पादक का उद्देश्य होता है वो होता है, उत्पादक का मेन उद्देश्य क्या होता है बता चुका हूँ आपको, अधिकतम लाभ प्राप्त करना, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। और जब उसको पता है मेरे को लाभ हो रहा है तो वो और ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, और ज्यादा पूर्ति करेगा और वस्तु का उत्पादन को बढ़ाएगा। अब इससे संबंधित दूसरी बात और कर लेते हैं हम। मान लेते हैं जब वस्तु की कीमत बढ़ती है क्या होता है, आप एक नॉर्मल सी बात करो, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो एक उत्पादक को लाभ होता है, उस लाभ को अन्य और व्यक्ति आकर्षित होंगे। जैसे मान लो आप कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, आपको बहुत लाभ हुआ, आप तो पूर्ति बढ़ा रहे हो, साथ में मेरे को भी लगेगा भी मेरे को भी इस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, फिर मैं और बाजार में जाके वस्तु का उत्पादन करना शुरू करूंगा, तो बाजार में तो पूर्ति बढ़ रही है ना। एक तो आप भी बढ़ा रहे हो,
और एक बहुत से और भी आकर्षित हो रहे हैं बाजार में। ये देखो हमारे क्या था, एक जो 3 व्हीलर होते हैं, टेम्पो होते हैं, वो चलते थे, जो 3 पहियों के होते हैं। एक व्यक्ति लेके आया था, उसको बहुत लाभ हुआ था, एक और ले आया, 7-8 हो गए। इसका रीजन क्या हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति को लाभ देकर दूसरा व्यक्ति भी आकर्षित हुआ, वो भी ले आया, तीसरा आकर्षित हुआ, वो भी ले आया। यानी कहने का मतलब है, जब बाजार में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर लाभ होता है ना, तो अन्य व्यक्ति भी, अन्य जो उत्पादक होते हैं वो भी क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और वो बाजार में उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। और ये लिख लो, बाजार में और नए उत्पादक आ जाते हैं। अब नए उत्पादक आते हैं तो क्या होगा, वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, यानी पूर्ति बढ़ जाएगी। बात समझे या नहीं समझे? कितना सिंपल है। एक तो यही होता है कि एक उत्पादक को लाभ होगा तो एक उत्पादक पूर्ति को बढ़ा देगा। दूसरा ये होता है, जब एक उत्पादक को लाभ होगा तो अन्य भी आकर्षित होंगे, वो भी उत्पादन करना शुरू कर देंगे, तो उत्पादक बाजार में उत्पादन और बढ़ जाएगा, पूर्ति बाजार में और बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हो? ये होता है पूर्ति के नियम लागू होने के कारण। इसके अंदर एक तीसरा कारण और पढ़ लेते हैं हम। देखिए, समय पर भी डिपेंड करता है। ऐसे हम बात करते हैं दीर्घकाल। देखो, जब दीर्घकाल होता है ना, दीर्घकाल होता है लंबा काल। दीर्घ दीर्घ माने होता है लंबा, यानी लंबे टाइम की बात हो रही है, आगे की बात हो रही है। छोटे समय अल्पकाल होता है, कम समय। दीर्घकाल होता है लंबा समय। आप पढ़ोगे ये, आगे पढ़ोगे, अति अल्पकाल पढ़ोगे, बहुत ही कम समय। अल्पकाल कुछ थोड़ा समय, दीर्घकाल लंबा समय, अति दीर्घकाल बहुत लंबा समय। ठीक है, तो अगर दीर्घकाल हो यानी लंबा समय हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पूर्ति बढ़ जाती है, पूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि समय बहुत होता है। देखो, एक तो बात करूं मैं अल्पकाल, कम समय में पूर्ति को हम नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? कई बार कहते हैं ना, मैं हाथ पर पैदा कर दूं क्या? हम कहते हैं मैं ये थी घर वाले या कोई और बोलते हैं हाथ पर थोड़ी पैदा होता है, हमें लगता है। यानी अगर अल्पकाल हो तो इस समय पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता या कम बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकाल में समय बहुत होता है। हम नई बिल्डिंग भी बना सकते हैं, नए आविष्कार हो जाते हैं, नई तकनीकें आ जाती है, नई सोच, नए साधन मिल जाते हैं हमें, तो इसके कारण क्या होता है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो ये दीर्घकाल के कारण भी पूर्ति बढ़ जाती है। तो आपने जो पूर्ति के नियम के क्रियाशील लागू होने के जो कारण पढ़े, उसके अंदर एक तो आपने ये पढ़ा कि जब एक व्यक्ति को लाभ होता है कीमत बढ़ने पर, तो वह उत्साहित होगा, प्रेरित होगा, मोटिवेट होगा और वो वस्तुओं को पूर्ति बढ़ाना शुरू कर देगा। एक, जब कीमत बढ़ेगी, एक को लाभ होगा तो अन्य भी आकर्षित होंगे और वो भी क्या होंगे, बाजार में आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे और पूर्ति को बढ़ाएंगे। एक, जब समय दीर्घकाल का हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो, दीर्घकाल में आसानी से पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दीर्घकाल में तो नए बहुत लंबा समय होता है, तो नए आविष्कार हो जाते हैं, नई नई मशीनें लाई जा सकती है, तो नई प्रौद्योगिकी का यूज किया जा सकता है, टेक्निक यूज करते हैं, तो उसके द्वारा भी क्या होता है, पूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये थे पूर्ति के नियम के लागू होने के कारण। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट, ये तो थे छोटे छोटे कोई क्वेश्चन। आपने पूर्ति का अर्थ पढ़ लिया, पूर्ति और स्टॉक के अंतर पढ़ लिया आपने, पूर्ति के मान्यताएं पढ़ लिया आपने, पूर्ति का नियम पढ़ा आपने और पूर्ति के नियम के लागू होने के कारण पढ़े। अब आता है आपका पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र। वैसे पूर्ति वक्र को तो बढ़ा चुका हूं मैं सीधा संबंध के साथ। देखो, पूर्ति अनुसूची बिल्कुल सेम वही मांग की तरह, ये भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, वही नाम है सेम ही, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। एक होती है आपकी बाजार पूर्ति अनुसूची। एक तो होती है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और एक होती है बाजार पूर्ति अनुसूची, वो सेम ही है। व्यक्तिगत की बात कब करेंगे? जब एक उत्पादक वस्तु का उत्पादन करेगा, वो तो क्या व्यक्तिगत। और बाजार में कोई एक उत्पादक होता है क्या? एक ही होता है जो वस्तु का उत्पादन करता है, एक नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं। जब या दो से ज्यादा की बात करेंगे, जब वो क्या कहेगा, बाजार पूर्ति अनुसूची। जैसे मांग के अंदर पढ़ा था ना, व्यक्तिगत मांग सूची, जब एक उपभोक्ता मांग करता है तो व्यक्तिगत मांग सूची, जब एक से ज्यादा करते हैं तो बाजार मांग सूची। यहीं पर, यहाँ पर बस उपभोक्ता नहीं उत्पादक लिखना है। जब एक उत्पादक के द्वारा पूर्ति का
उत्पादन पूर्ति को बढ़ाया जाता है तो वो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची होती है। और जब एक से ज्यादा पूरे बाजार में जब सभी उत्पादकों द्वारा पूर्ति को बढ़ाया जाता है तो उसे बाजार पूर्ति अनुसूची कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। तो सबसे पहले इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ, परिभाषा लिखने के बाद इसको पूरी करेंगे। परिभाषा सेम ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने पूर्ति का नियम पढ़ा था ना, वही परिभाषा है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं उत्पादक के साथ लेके चलूंगा। देखो, जब आप ये इसे लिखो, निश्चित समय में एक उत्पादक द्वारा, देखो मैंने एक शब्द क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं और व्यक्तिगत में सिर्फ आपको एक की बात करनी है। और जब बाजार की करेंगे तो एक की जगह अनेक लगा देंगे। बस मैं आपको एक सिंपल तरीके से परिभाषा लिखा रहा हूँ, बुक वाली नहीं है, बिल्कुल सेम है। जैसे है तो उसका आप सेम ही, लेकिन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको हमेशा याद रहे। निश्चित समय में एक उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर या भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न वस्तु की पूर्ति की जाती है। यानी यही व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है। ये अलग अलग कीमत पर अलग अलग पूर्ति करेगा। अगर कीमत बढ़ेगी, जैसे आप लिख सकते हो, यदि कीमत अलग अलग कीमत है यानी कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ाएगा, और कीमत घटेगी तो पूर्ति घटाएगा। ये तो मांग पूर्ति का नियम था। भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न वस्तुओं की क्या करता है, वो पूर्ति करता है एक उत्पादक के द्वारा। एक यानी हम व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। इसके आधार पर हम एक टेबल बनाते हैं, जो आपके बुक्स के अंदर है, वही टेबल तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, कीमत, और यहाँ पर लिख देते हैं पूर्ति यानी सप्लाई। यानी यहाँ तो होगी पूर्ति, यहाँ पर होगी वस्तु की कीमत। ठीक है, अब जैसे आपके सिलेबस में हम वही करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको एक टेबल दे रखी है, उसने कहा था भी ये ए उत्पादक है, वो 10 रुपए कीमत पर क्या करता है, 300 पैकेट यानी बिस्किट, ये जो पूर्ति लिए वो बिस्किट के लिए, यानी बिस्कुट बनाता है 300 पैकेट 10 रुपए कीमत पर। जब होती है 20 रुपए तो बनाता है 400, और जब उसकी कीमत होती है 30 तब बनाता है वो 500, और जब कीमत होती है 40 जब बनाता है वो 600। देखो पूर्ति का नियम एक तो यही फिट हो रहा है, कीमत बढ़ रही है, पूर्ति बढ़ रही है, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्या एक उत्पादक के द्वारा, कितने उत्पादक के द्वारा, एक, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची बोलते हैं। यानी मैंने क्या लिखा है, निश्चित समय में एक उत्पादक के द्वारा भिन्न भिन्न कीमतों पर, देखो कीमतें भिन्न भिन्न है, 10, 20, 30, 40 कीमतों पर भिन्न भिन्न वस्तु की पूर्ति। देखो 10 पर 300 की, 20 पर 400 की, 30 पर 500 की, और 40 पर 600 की। इसका मतलब भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न वस्तुओं की जो पूर्ति का उत्पादन या वस्तु का उत्पादन किया जाता है एक उत्पादक के द्वारा, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। अगर इसके आधार पर मैं डायग्राम बनाए तो बिल्कुल सिंपल है, बन जाएगा आपका साथ में, क्योंकि आपकी हेडिंग में पूर्ति वक्र भी है ना साथ में। इधर मैंने ली वस्तु की कीमत और इधर मैंने ली वस्तु की पूर्ति। देखो यहाँ देखो, जब वस्तु की कीमत 10 रुपए थी तो पूर्ति कितनी थी, अपने इसको ले लेते हैं 10, 20, 30 पे मान लेते हैं, पहले 40, इधर ले लेते हैं 300 का ना, 100, 200, 300, 400, 500, 600। देखो 10 रुपए पर कितनी पूर्ति है, 300 के बराबर। 20 पर कितनी है, 400 के बराबर। 30 पर कितनी है, 500 के बराबर। और 400 पर कितनी है, 600 के बराबर। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो 10 रुपए है उसको साथ हमने इसका एक बिंदु बनाया, 20 का 400 के साथ एक बिंदु बनाया, 30 का 500 के साथ हमने एक बिंदु बनाया, और 40 का 600 के साथ हमने एक बिंदु बनाया। और जब इन बिंदुओं को हम मिला देंगे, जब इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। इसको मिला देता हूं मैं, ये आपका क्या बन गया, व्यक्तिगत
पूर्ति वक्र, बस इतना ही है, कुछ भी नहीं, समझे ना। बस ये तो करना है, व्यक्तिगत पूर्ति का अर्थ पढ़ना है एक उत्पादक के द्वारा, और उसके आधार पर हम भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न पूर्ति हो गई, और इसको हमें क्या डाल लेना है, डायग्राम में डाल देना है। यानी आपका व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र दोनों कंप्लीट हो गई। और जो बाजार पूर्ति अनुसूची है, बाजार पूर्ति वक्र, वो हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक थैंक यू।